जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम अमेरिका की शक्ति को चुनौती देने वाले एक दूसरे महत्वपूर्ण संगठन के ऊपर बात करेंगे और जिसका नाम है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। कहां पर स्थित है, सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। यह है चीन के दक्षिण के अंदर, भारत के पूर्व के अंदर और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग के ऊपर, और एशिया महाद्वीप और नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जोड़ने वाले इस मार्ग के ऊपर है दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश। अब बात करें भी इन देशों ने ये यूनियन बनाने की जरूरत क्यों महसूस की। ये अपने आप में एक बहुत प्यारा प्रश्न है भी। ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई थी भी इन्हें एक होना पड़ा। तो पहले इनके कुछ तथ्यों के ऊपर बात कर लें। तो देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात करें या उसके दौरान, ये जो देश थे दक्षिणी पूर्वी एशिया के, इनके ऊपर यूरोप और जापान ने अधिकार कर रखा था, इनको गुलाम है वो कर रखा था, जिसकी वजह से इनका राजनीतिक और आर्थिक शोषण है वो बहुत ज्यादा हुआ। और जब युद्ध खत्म हो गया उसके बाद इस क्षेत्र के देशों को अपने राष्ट्र निर्माण में पिछड़ेपन और गरीबी जैसी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और शीत युद्ध के दौरान तो इनकी हालत ये हो गई थी, जो दो बड़ी महाशक्तियां थी यूएसए और यूएसएसआर, वो इनके ऊपर दबाव बना रही थी भी आप हमारे गुट में आ जाओ, आप हमारे पक्ष के अंदर आ जाओ। क्योंकि आप देख सकते हो विश्व के अंदर इसकी जो स्थिति है इन देशों की, वो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है वो रहा। तो इन क्षेत्र के देशों के बीच में आपसी जो टकराहट है वो बहुत ज्यादा थी। ये एक दूसरे को सहयोग है वो नहीं कर पा रहे थे। और इसके साथ साथ जो तीसरी दुनिया बनी हुई थी, जिसको हम कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता, उन्होंने भी यहां एकता स्थापित करने की इस क्षेत्र के देशों के अंदर कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे। कुल मिलाकर जो विकसित देश थे, वो जो शक्तिशाली देश थे, वो इन विकासशील गरीब देशों के ऊपर है वो बहुत ही शोषण कर रहे थे और अपना फायदा है वो उठा रहे थे। तो ये वो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इनके अंदर चेतना जागृत हुई अपने आप ही कि भैया अपने को एक हो जाना चाहिए, वरना ये लोग हैं वो बहुत ही हमारा शोषण है वो करेंगे। चलिए अब बात करें इसके निर्माण की भी। इसका निर्माण है वो कब हुआ, तो इसका निर्माण हुआ 1967 में आसियान का। तो इसका मतलब ये हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका निर्माण हुआ। और ये वही टाइम है जब दुनिया के अंदर शीत युद्ध है वो चल रहा था। तो शीत युद्ध के दौरान है वो आसियान संगठन का निर्माण हुआ। और उस टाइम एक बैंकॉक घोषणा हुई थी, उसके ऊपर सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और सबसे पहले 5 देश है वो इसके अंदर शामिल हुए थे, और जिनको कहा जाता है संस्थापक देश। और 5 देश है वो बाद में शामिल हुए थे। तो इस प्रकार वर्तमान में इस आसियान के कुल सदस्य हैं वो 10 है। अब आप इसको मानचित्र पर भी अच्छे से देख लें। ये जो पहला राउंड मैंने यहां एक घेरा बनाया है, इसको आप देखें। 5 पहले जो संस्थापक सदस्य हैं, जिसमें थाईलैंड हो गया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये 5 संस्थापक सदस्य। और उसके बाद में 5 है वो म्यांमार हो गया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और ब्रुनई दारुसलेम, ये 5 सदस्य देश है वो बाद में शामिल हुए। इस संगठन का जो सचिवालय, जो मुख्यालय है वो जकार्ता यानी इंडोनेशिया देश के अंदर है। और मूल रूप से ये एक आर्थिक संगठन है वो रहा है। तो ये हो गई आसियान के निर्माण की बात। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले भी आसियान को बनाने के उद्देश्य, पहले हमने बनाने के कारण समझ लिए, अब इसका भी
उद्देश्य क्या हो सकता है? तो ध्यान दीजिए, अपनी पहली वीडियो क्लास के अंदर ही चाहे आपसे यूरोपीय संघ का उद्देश्य पूछ लिया जाए, चाहे आसियान का पूछ लिया जाए, या किसी भी क्षेत्रीय संगठन का पूछ लिया जाए, तो वही उद्देश्य भी आर्थिक विकास में प्रोग्रेस करना, आपसी भाईचारा है, शांति है, उसको कायम रखना, वो सारी बातें हमने पहले ही कर ली है। इसके बाद में आसियान के देशों का काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही मस्त है और उसको कहा जाता है आसियान शैली। काम करने का जो इनका खास तरीका है, ये सदस्य देशों की अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोग की नीति है। एक प्यारा प्रश्न बनता है भी, आसियान शैली से आप क्या समझते हैं? तो आसियान के सदस्य देशों की अनौपचारिक, इनफॉर्मल, टकराव रहित और सहयोग देने की ये एक नीति है। और इसके अंदर भी एक बहुत प्यारी बात है और वो है राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करना, यानी हर देश की, जो भी इसके सदस्य देश है, उसकी संप्रभुता यानी उसका अपना डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसकी रेस्पेक्ट करना। और ये बात इसको यूरोपीय संघ से अलग भी करती है, क्योंकि यूरोपीय संघ ने क्या किया था, उसने एक अधिराष्ट्रीय संगठन बनाया था और अपने सदस्य जो देश थे उनकी जो व्यवस्था थी उनको अपने हाथ में लेने की कोशिश की और ली, जबकि आसियान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यह यूरोपीय संघ और आसियान के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है। इसके बाद में एक बहुत प्यारा प्रश्न और बनता है भी, आसियान क्षेत्रीय मंच यानी आसियान रीजनल फोरम की स्थापना है वो कब की गई? और ये की गई सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी शीत युद्ध समाप्त होने के बाद 1994 में। बहुत प्यारा प्रश्न है। एआरएफ की स्थापना 1994 में की गई और क्या उद्देश्य रहा इसका? सदस्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बैठाना इसका महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा यह मंच बहुत बड़ा और भी काम करता है, जिसको हम आगे जाकर है वो क्लियर कर लेंगे। एक कई बार प्रश्न आ जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर भी कि आसियान में निम्न में से कौन सा देश है वो सदस्य नहीं है, और अक्सर ऑप्शन में भारत आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया के इस सहयोग संगठन के अंदर हमारा जो देश है वो भारत, इसका इन 10 सदस्य देशों में ये शामिल नहीं है, तो इसका सदस्य नहीं है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा अच्छे से। अब बात करें आगे, यहां अब देखिए आसियान का झंडा, आप इस झंडे को देख पा रहे हो। एक तो इसके अंदर ये 10 बालियां हैं और ये एक धागे से आपस में बंधी हुई है, और कहा गया ये मित्रता और एकता का प्रतीक है इन 10 सदस्य देशों की। और इसके चारों ओर ये जो एक घेरा बना हुआ है, वो जो घेरा है वो उनकी एकता को प्रदर्शित करता है। तो ये आसियान का झंडा है। अब आसियान के देशों ने, इस संगठन ने क्या किया, अपने उद्देश्य और कार्यों की पूर्ति के लिए एक स्तंभ, आर्थिक समुदाय की स्थापना करने के लिए 3 स्तंभ की घोषणा की, और 2003 में इसकी घोषणा की, और आगे चलकर 2015 से इन्होंने अच्छे से काम करना है वो भी स्टार्ट कर दिया। और वो स्तंभ कौन से हैं? सभी में आसियान नाम तो रहेगा। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा आर्थिक समुदाय, और तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। ये 3। और ये जो काम करने का जो तरीका है इनका, ये कुछ यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। अब हम इन तीनों स्तंभों की, तीनों पिलर की प्रमुख उद्देश्यों की जो बात है वो भी कर लें। भी सुरक्षा जो समुदाय है इसका, उसका मूल काम क्या है? उसका मूल काम है भी इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी विवाद होता है तो उसको बातचीत से हल करना है, युद्ध के बारे में नहीं सोचना है, और सदस्य देशों के अंदर शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है, और आपसी जो अंतर है इनके कल्चर के अंदर, हर चीज के अंदर, उसकी और उनकी संप्रभुता है उसका हमें रेस्पेक्ट करना है, और इन देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों के अंदर तालमेल है वो भी बैठाना है। याद करेंगे, पहले हम एआरएफ के अंदर
इस लाइन को पढ़ चुके हैं, तो वही इसका सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भी विवाद हो गया, बातचीत से सलटा लेंगे, आपस में शांति और सहयोग की भावना रखेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, डिसीजन लेने की उनकी जो पावर है, क्योंकि वो आजाद हैं भाई, उनका सम्मान करेंगे और सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बैठाएंगे। यह हो गया सुरक्षा समुदाय का प्रमुख उद्देश्य या इसके कार्यों की बात। अब बात करें आर्थिक समुदाय की, तो आर्थिक समुदाय वही है ना, इकोनॉमिक से रिलेटेड काम हो गया। सदस्य देशों के लिए साझा बाजार और उत्पादन का आधार तैयार करना, एक काम यह हो गया। दूसरा हो गया भी इस क्षेत्र के अंदर सामाजिक और आर्थिक विकास में एक दूसरे की भी मदद करना। आर्थिक विवाद अगर कोई हो जाए तो उनको सुलझाने की जो वर्तमान व्यवस्था है, अगर जरूरत पड़े तो उसके अंदर भी सुधार है, वो किया जा सकता है। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के लिए, वर्कर्स के लिए और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना भी इस आर्थिक समुदाय का महत्वपूर्ण काम है। इसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय की बात करें तो सदस्य देशों का सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से डेवलपमेंट करना और उनके बीच संवाद यानी डायलॉग डिलीवरी करना और परामर्श का रास्ता तैयार करना इसका प्रमुख काम है। तो इन तीनों स्तंभों के आपको उद्देश्य और कार्यों को आपको अच्छे से समझना है। अब बात करें आसियान के इंपॉर्टेंस की और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता की बात करें। हमने ये कहा ना भी ये जो यूरोपीय यूनियन है उसके बाद अमेरिका की शक्ति का सामना करने में सक्षम दूसरा अगर कोई संगठन है तो वो आसियान बनता जा रहा है। हालांकि इसकी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंस रखती है भी, इसका भी एक बहुत बड़ा वजूद है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझ लें जो इसको पावरफुल बनाती है। और ये प्रश्न आपसे एग्जाम में इस रूप में भी पूछा जा सकता है भी, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, आप इसकी व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए, पक्ष में तर्क दीजिए, ऐसी बातें आती है। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं चीजों को समझकर एग्जाम में लिखना है, तो हम इन चीजों को नोट्स फॉर्म में ही समझते जा रहे हैं। और आप सब साथियों से, बच्चों से ये निवेदन करूंगा, आप इनको नोट्स फॉर्म में अपनी कॉपी में जरूर उतारते रहिएगा। बीच बीच में आपको स्क्रीनशॉट के लिए स्पेस है वो मिल जाता है। तो इस आसियान ने क्या किया, 1997 के अंदर अपना विजन दस्तावेज 2020 दिया था। उस अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अंदर आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी थी। इसके साथ साथ इसने टकराव के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा देने की नीति के ऊपर काम किया है। और इस तरीके से, इस नीति से जब कंबोडिया के अंदर टकराव की स्थिति हुई थी और पूर्वी तिमोर के अंदर जब संकट आया था तो इन्हें बहुत ही आसानी से उसको सल्टा लिया था। और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए ये 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक का आयोजन है वो भी करता है। कहते हैं ना अभी हर चीज के लिए बातचीत होना बहुत जरूरी है, जब बातचीत बंद हो जाती है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके साथ साथ आसियान की जो वर्तमान आर्थिक शक्ति है, भले ही छोटी अर्थव्यवस्था है लेकिन बहुत पावरफुल है, जैसे आपको मैंने बताया। तो इसने व्यापार और निवेश को लेकर चीन और भारत को भी अपनी तरफ आकर्षित किया है। हालांकि पहले भारत ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसको समझ में आने लगा। तो भारत ने क्या किया, 1991 से लुक ईस्ट पॉलिसी है वो चलाई थी। और उस टाइम हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। 1991 में ये नीति आई थी। 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। तो इससे क्या हुआ, पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनके साथ भारत के आर्थिक संबंधों के अंदर बढ़ोतरी हुई। आपसे पूछ ले भी भारत के पड़ोसी पूर्वी एशियाई के देश तो सारे 10 के 10 आसियान वाले हो गए। चीन हो गया, जापान हो गया, दक्षिणी कोरिया हो गया, इनके साथ भारत के बहुत अच्छे आर्थिक संबंध है वो धीरे धीरे बन रहे हैं। पहले लुक ईस्ट था, अभी देखना है। ये कार्टून भी आप देख पा रहे हो,
ये जो यहाँ आग जलती हुई दिखाई दे रही है आपको, ये था अभी दक्षिणी पूर्वी एशिया के वो जो क्षेत्र है, वहां पर दूसरी जो पावरफुल जो देश है वो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। चीन भी घोचेबाजी करता रहता है क्योंकि वही उसकी लोकेशन ऐसी जगह पर है इस क्षेत्र की। तो इसने कहा भी भले ही वहां क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हमें हमारे आर्थिक संबंध है वो इन देशों के साथ मजबूत है, वो करने चाहिए। तो चाइना के साथ साथ भारत को भी इस आसियान ने अपनी तरफ है वो आकर्षित किया है। तो भारत ने फिर इसके 3 देशों सदस्य जो देश है, मलेशिया हुआ, सिंगापुर हुआ और थाईलैंड के साथ है वो मुक्त व्यापार का समझौता भी किया है। और 2010 में भारत ने आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था है वो भी लागू की है। और एक हमने जो पढ़ा आसियान रीजनल फोरम ARF की जो बात की थी, जो 1994 में बना, उस ARF के माध्यम से ये अपने सदस्य देशों, जो इसके 10 सदस्य देश हैं, प्लस सहभागी जो सदस्य देश है और अन्य गैर क्षेत्रीय संगठन जिसमें नाम आता है EU का, वो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। आर्थिक संबंधों को लेकर के बीच लगातार संवाद और परामर्श की नीति है वो ये अपनाता है आसियान। तो आसियान ARF के माध्यम से अपने सदस्य देश, दूसरे बहुत से सहभागी सदस्य देश है वो भी इससे जुड़े हुए हैं। 16 सहभागी सदस्य देश हैं और एक EU के जो सदस्य देश हैं सारे वो भी इससे जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार बातचीत करता रहता है। और ये एक बहुत प्यारी बात है, यहां ये एशिया का एकमात्र ऐसा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एशियाई देशों के साथ साथ विश्व शक्तियों को, यानी जो विकसित जो देश है उनको राजनीतिक और सुरक्षा के मामलों के लिए चर्चा करने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध करवाता है। भी आप हमारे इस मंच पर आए और आपस में आप संवाद है वो कर सकते हैं ताकि आप सभी देशों का भला है वो हो सके। ये एक इसकी बहुत ही बड़ी खासियत है। तो ये वो 7 पॉइंट हैं जिनके माध्यम से आप ये बता सकते हो भी इसकी इंपॉर्टेंस आज भी बहुत अधिक है। और एक चीज अभी अभी आपने जो ARF के सदस्य देशों की बात करें तो ARF में 10 तो वही हैं जो आसियान वाले हैं, इसके साथ साथ और कौन कौन से हैं तो आप थोड़ा सा नक्शे पर समझ सकते हैं भी। ये तो हो ही गया अपना दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो देश, इनके अलावा चीन, ये मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, और इधर अगर बात करें EU हो गया, यूरोपीय यूनियन, वो भी इसका सहभागी सदस्य देश है। और इधर बात करें तो कनाडा हो गया, उत्तरी अमेरिका और महाद्वीप के अंदर USA हो गया, वो भी इसका सहभागी सदस्य देश है। इधर नीचे बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वो भी इसके सहभागी सदस्य देश है। तो कुल मिलाकर ये कितने सारे देशों को यहां पर एक मंच उपलब्ध करवाता है भी आप यहां पर आइए और बातचीत है वो कर लीजिए यहां पर। इसके बाद अगर बात करें भी क्या यहां पर इस एशिया महाद्वीप के अंदर कोई और संगठन नहीं बना? बना भाई, 1985 के अंदर बना। कौन सा? सार्क, दक्षिणी एशिया का सहयोग का संगठन एक बना था 1985 में, यानी शीत युद्ध के समाप्ति से पहले ही बन गया। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं वो 8 हैं, पहले 7 थे और 2007 के अंदर अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया और 8 हो गए। कौन कौन से हैं इसके अंदर? अपना बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया और 2007 में अफगानिस्तान आ गया। ये 8 सदस्य देशों का एक संगठन बन गया सार्क। लेकिन ये इस आसियान की तरह मजबूत नहीं है। क्यों नहीं है? इन सभी सदस्य देशों के बीच आपसी टकराहट है वो इसकी स्थापना से ही चली आ रही है। जब खुद लड़ रहे हैं तो क्या किसी के लिए और प्रॉब्लम ये खड़ी कर सके? इनकी खुद की लड़ाई है वो आपस में नहीं खत्म हो पा रही है। हालांकि भारत हमेशा प्रयास करता है भी सब जगह शांति रहे, लेकिन बहुत तरह की राजनीतिक समस्याएं हैं वो इंडिया के सामने आती है। तो इसलिए आसियान तो आज भी दुनिया के अंदर काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सार्क वो काम नहीं कर पाया। इसलिए आप गौर करेंगे भी सत्ता के वैकल्पिक वाले केंद्र वाले इस चैप्टर के अंदर
हम सार्क को यहां नहीं पढ़ रहे हैं, हम इस सार्क की बेसिक जो डिटेल है वो अगले चैप्टर में दक्षिणी एशिया को लेकर जो चैप्टर बना हुआ है वहां पर पढ़ेंगे। इसलिए सिर्फ यहां पर हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन कर रहे हैं ताकि आगे जाएं तो आपको समझ में आ जाए भैया यहां एशिया के अंदर एक सार्क संगठन भी बना, लेकिन वो इतना कारगर साबित नहीं हुआ जितना कि आसियान हुआ। तो इस प्रकार से आप समझ गए भी किस प्रकार से आसियान है वो वर्तमान में काफी संगठित होता जा रहा है, इसकी आर्थिक रूप से मजबूती है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए ये भी एक सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है, वो दुनिया में बनता जा रहा है अमेरिका का मुकाबला करने के लिए। तो चलिएगा इसी प्रकार बने रहिएगा, अच्छे से नोट्स फॉर्म में उतारते रहिएगा। अगर आप चैनल से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर कीजिएगा, और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल अपना सिद्धि विनायक संग्रिया उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे चाइना और भारत को लेकर अगली वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।